हेलो एवरीवन। सीडीपी का पार्ट 2 आज हम अगले 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछली बार हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे प्रीवियस ईयर के। अब वो कौन से प्रीवियस ईयर के थे क्वेश्चन, वो मैं आपको जब ये सारे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सीडीपी के तब बताऊंगा। तो अभी देखिए, पिछली बार मैंने आपको बताया था, एक बार जरा जल्दी से बता दूं। 10 में से अगर आपके 6 आते हैं तो 10 का 15 गुना 150 में से आपके 6 के 15 गुने यानी कि 90 मार्क्स आ सकते हैं। और अगर आपके 10 में से 7 आते हैं तो आपके 150 में से 105 मार्क्स काफी आराम से आ सकते हैं। तो अभी आपको सीखने पर ध्यान देना है, बाद में धीरे धीरे आपको खुद ही पता पड़ेगा कैसे आपको 3-4 प्रीवियस ईयर पेपर जो हम ये करेंगे सीडीपी के, उसकी प्रैक्टिस से आपके कैसे 10 में से 7 आराम से आ रहे हैं। और ये तो कम से कम है, इससे ज्यादा ही आप कहेंगे। हमारा टारगेट क्या है, थोड़ा पढ़ो लेकिन सीखो पूरा। ठीक है। अब कैसे करने हैं आपको, क्वेश्चन 1 से लेकर आपको 10 तक ऐसे पॉइंट वाइज अपने क्वेश्चन लिख लेने हैं। और जैसे पहले का आंसर आपने लगाया डी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, इस तरह से अगर आपका सही होता है तो राइट का टिक कर देना, गलत होता है तो गलत करके जो आंसर इसका सही है वो आपको लिख लेना है। जैसे इसका बी गलत हो और ए आंसर सही हो तो आपको वो लिख लेना है। तो अभी एक पेज निकाल लीजिए आप, उस पर अपना ये सारे 10 पॉइंट लिख लीजिए क्वेश्चन के और अपने आंसर करके देखिए। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो सीटेट के एग्जाम में आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लगता क्या है हमको कि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ये तो एग्जाम में नहीं आएगा। सीटेट में इसका उल्टा है। इसमें क्या है कि जो आपके पहले आ चुके हैं एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चनों से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो चलिए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से वीडियो को पास करके अपना आंसर दीजिए, फिर मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन बताता हूं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार। ऐसे क्वेश्चन काफी कठिन हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एक वैज्ञानिक का नाम दे दिया है। उन्होंने क्या बुद्धि के बारे में कहा है ये तो हमें तभी पता होगा जब हमने उनके बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो ये ऐसे क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं इसके चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि की सर्वोत्तम प्रकार है। ऐसा हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं कहा। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन से बुद्धि के प्रकार दिए थे? बुद्धि के बारे में इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। तो ये तो रही इनकी जानकारी। अब देखते हैं इसके आंसर क्या है। बी ऑप्शन दिया है दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। ये भी इन्होंने नहीं कहा था। और तीसरा क्या है, बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। ये तीनों प्रकार किसने दिए थे? स्टर्नबर्ग ने। तो ये भी हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं दिए। स्टर्नबर्ग ने इसके ये 3 प्रकार बुद्धि के बताए थे, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। हमारा लास्ट ऑप्शन है डी, हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। तो ये ही हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया था कि हर एक व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। और इन्होंने जो अपना बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, किसका सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का। तो उसमें इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि की बात की थी? किसी को पता हो तो वो सोचकर अपना आंसर बताए, अपनी कॉपी पर लिख ले। बहुबुद्धि के कितने प्रकार दिए थे इन्होंने? बहुबुद्धि के इन्होंने 8 प्रकार के बारे में बात की है। कहीं कहीं पर इसके 9 दिए हैं, लेकिन मेनली ज्यादातर सब बुक्स में 8 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। इसका आप वीडियो पास करके आंसर देके देखिए क्या आंसर है आपका, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन दिया है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है बिल्कुल। जब विद्यार्थी किसी समस्या पर कार्य कर रहे हैं और उनके विचारों के मौखिकीकरण यानी कि बोल बोल कर वो उसको करें, अपने जो भी उनके थॉट हैं, तो इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है बिल्कुल, कथन तो सही है हमारा। कारण क्या दिया है? निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। तो ये भी सही बात है। ये प्राइवेट स्पीच किसने बताई थी? लेव वाइगोत्स्की ने। तो उनके अनुसार भी निजी वाक जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है, यानी कि उसको बढ़ाता है, उसको एनहेंस करता है। और उसके लिए ये काफी अच्छा रहता है बच्चों के लिए, जो वो बोल बोलकर अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं, अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, तो ये उनके संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है। तो हमारा कारण भी सही है और कथन भी सही है, लेकिन ये कारण लिया कहां से गया है? लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी से।
तो इसका आंसर होना चाहिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये लेव वाइगोत्स्की के क्वेश्चन को जो थ्योरी है उसको भी इस तरह से दे सकते हैं। जरूरी नहीं है लेव वाइगोत्स्की का नाम लेकर ही वो पूछें। तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना है कि जैसे जैसे वर्ड होते हैं उन वर्डों से आपको आंसर समझना है कि ये किस वैज्ञानिक का वर्ड्स है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देके देखिए पहले आपका आंसर क्या आता है, उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा। एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं यानी कि स्टीरियोटाइप्स को कैसे प्रभावहीन बना सकते हैं, जिसका कि मतलब इफेक्टलेस, जितनी भी रूढ़िबद्धताएं हैं उनको इफेक्टलेस कैसे बना सकते हैं एक अध्यापिका। तो इसके बारे में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये रूढ़िबद्धता होती क्या है। ये रूढ़िबद्धता होती है जैसे लड़कों या लड़कियों के बारे में हम पहले से कोई अपने दिमाग में एक थिंकिंग बना के रखते हैं कि लड़कियां यही कार्य करती हैं या फिर लड़के यही कार्य करते हैं। इसको कहते हैं हम स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िबद्धता। तो देखते हैं कि इसको कैसे हम इफेक्टलेस बना सकते हैं। तो जो अध्यापिका है वो इसको कैसे इफेक्टलेस बनाएगी यानी कि प्रभावी। तो इसका ऑप्शन पहला पढ़ते हैं हम। यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जहां पर सिर्फ आ गया, मैंने आपको उस दिन बताया था पिछली वीडियो में कि सिर्फ आ गया, वो वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर लड़की को या लड़कों को कोई स्पेशल कार्य देते हो तो ये भी एक तरीके का रूढ़िबद्धता ही माना जाएगा। तो अलग अलग किसी को कोई एक स्पेशल कार्य नहीं दे सकते। बी ऑप्शन दिया है, यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले। तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि सिर्फ लड़कियों को अलग से कार्य दे रही हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया है, फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेना। यहाँ पर भी केवल लड़के आ गए, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। डी वाला देखते हैं, सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य और पाक कला में प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम सभी जेंडरों को पाक कला में, संगीत में, नृत्य में, सब में भाग लेने के लिए कह रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो यहाँ पर कोई भी स्टीरियोटाइप नहीं दिखाई देगा। तो स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िबद्धता को प्रभावहीन बनाने के लिए हमको डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देके देखिए, इसके बाद हम देखते हैं इसकी व्याख्या। क्वेश्चन दिया है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु अवसर प्रदान किए जाएं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमको बताने इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है विषय वस्तु का कंठस्थीकरण यानी कि रोट लर्निंग। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हमारी जो एनसीईआरटी एनसीएफ है वो बिल्कुल भी रोट लर्निंग के खिलाफ है। ऑप्शन 2 देखते हैं हमारा, अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु यानी कि आपको सीधे सीधे जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसका सीधे सीधे फॉलो करना है स्टूडेंट्स को। तो ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव होने चाहिए। ऑप्शन 3 दिया है हमारा, विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु। बिल्कुल सही बात है। अगर हम जितनी भी जानकारियां हैं उसकी बच्चों से पुष्टि करवाएं कि ये सही है या गलत है, तो उससे उसकी मेंटल लेवल बढ़ेगा और काफी अच्छे से वो एक्टिव लर्निंग सीख पाएगा। अब देखते हैं 4th, किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना यानी कि डाइवर्जेंटली थिंकिंग करेगा बच्चा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर हम बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो अच्छे से सम आलोचनात्मक चिंतन को अपने को बढ़ाए, तो उसके लिए हमको तीसरा और चौथा फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें से कौन सा तीसरा चौथा है? ऑप्शन डी। 3rd और 4th इसके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। तो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं काफी बच्चे। एक अपसारी होता है और एक अभिसारी। अपसारी क्या होता है? जिसमें एक केंद्र से बाहर की बहुत सारी चीजें सोची जाए कि इस पर और क्या क्या कार्य किया जा सकता है। और अभिसारी होता है कि किसी समस्या का हल ढूंढना, ठीक है, या किसी एक ही पॉइंट के बारे में थिंकिंग करना, वो होता है अभिसारी, जिसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये 2 थिंकिंग होती हैं। और
इस क्वेश्चन में इतना आप ये जरूर ध्यान रखिए कि ये रोट लर्निंग बिल्कुल भी कहीं पर भी आपको दिख जाए, ये हमेशा गलत मानी जाएगी। और अध्यापिका हो या स्टूडेंट हो, दोनों ही एक्टिव होने चाहिए, ये भी बिल्कुल हमारा ध्यान में रखने वाली बात है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए और वीडियो पास करके अपना आंसर देके देखिए आपका आंसर क्या है। क्वेश्चन दिया है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है। अब संरचनावादी कक्षा का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्लास। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन दिया है रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट पर जोर देती है क्या वो, क्लास को कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए। तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन। रचनात्मक मूल्यांकन जो करती है शिक्षिका, उसी से क्लास कैसी होगी, संरचनावादी हो जाएगी। बी दिया है मानकीकृत, ये भी नहीं होगा, स्टैंडर्डाइज्ड। ये देखिए सारे असेसमेंट के प्रकार हैं बाकी के, योगात्मक, मानक संदर्भित, मानकीकृत। और असेसमेंट के लिए काफी आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कभी वो फॉर्मेटिव की पूछेगा, कभी समेटिव की पूछेगा। तो इस तरह से आपको एक बार असेसमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। तो अगर आपको फिर भी कोई नहीं समझ में आता है बुक से पढ़ के या फिर सेल्फ असेस खुद से पढ़ के, तो मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो लाके दे दूंगा। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन 6 दिया है, समावेशी शिक्षा डैश के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। आप वीडियो पास करके अपना आंसर देख के देखिए और क्वेश्चन 7 का भी साथ में, फिर हम दोनों की व्याख्या पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन 7 दिया है वो 6, समावेशी शिक्षा किसके विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। निष्कासन मतलब एलिमिनेशन, तो प्रस्तुतिकरण पर इसके निष्कासन पर बल देती है क्या समावेशी शिक्षा, नहीं। बी अभिव्यक्ति पर, सी संलग्नता एंगेजमेंट यानी कि, और डी भेदभाव। तो जो समावेशी शिक्षा है वो भेदभाव पर निष्कासन, इसके निष्कासन पर बल देती है। समावेशी शिक्षा होती क्या है, समावेशी यानी कि समान बिल्कुल अवसर मिलने चाहिए बच्चों को और समान ही जगह होनी चाहिए। वहां पर हर एक तरीके के बच्चे एक ही जगह बैठकर सीखें, उसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो वो भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। अब हमारा क्वेश्चन 7 दिया है पठन वैकल्य। इसको जिसने एक बार में सही कर दिया वो समझ लीजिए वो काफी अच्छे से ये डिसलेक्सिया डिसग्राफिया जानता है, और जो नहीं कर पाया वो अभी भी बस उसने रटा है, अभी तक समझा नहीं है। तो ये क्वेश्चन है पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है। वीडियो पास करके आपने अपना आंसर दे लिया होगा, अब मैं इसकी व्याख्या पर बात करूंगा। ऑप्शन ए दिया लिखित विषय सामग्री के बोध में, तो यही हमारा आंसर सही होगा। जो भी लिखित, अगर सिर्फ लिखित होता तो हमारा ये आंसर नहीं होता, वो होता है डिस्ग्राफिया। ये कह रहा है लिखित जो भी कुछ लिखा हुआ है उस विषय सामग्री के बोध में, यहाँ पर बोध लिख रहा है यानी कि उसको समझने में, तो बिल्कुल सही बात है। पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया, कुछ ही बच्चे के पढ़ने में जो परेशानी होती है उसको कहते हैं हम डिसलेक्सिया। शारीरिक गतिविधियों के लिए डिस्प्रेजिया होता है, दूसरों की भावनाओं को समझने में ये तो कोई वो नहीं है इसका, ना ही चित्र बनाने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। डिसलेक्सिया पढ़ने में अगर बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए डिसलेक्सिया होता है, लिखने में होती है तो डिस्ग्राफिया, और शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में हो तो डिस्प्रेजिया। तो ये 3 है, और डिसकैलकुलिया गणित का है, वो सब है। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें जिसने ये सिर्फ लिखित देखकर अपना क्वेश्चन का ऑप्शन किसी और को ढूंढने में लग गया, वो बच्चा यहीं पर अपना आंसर गलत कर देगा। तो ये काफी सोच समझ के क्वेश्चन बनाया है, बिल्कुल इजी, बस बोध पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप इसका आंसर गलत कर जाते। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। ये हमारा क्वेश्चन 8, आप इसको वीडियो को पास करके पहले अपना आंसर देके देखिए आपका क्या आंसर आता है, फिर हम इसकी व्याख्या पर बात करें। तो क्वेश्चन दिया है एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। जब बहुत सारी जगह से अलग अलग परिवेश से, सामाजिक आर्थिक परिवेश से विद्यार्थी आते हैं, तो इस परिस्थिति में अध्यापिका का क्या करना चाहिए उसके बारे में बात की गई है।
तो पहला ऑप्शन दिया है अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। बिल्कुल गलत बात है, विद्यार्थियों से कमतर अपेक्षाएं बनाना जो अधीनस्थ समूहों से संबंधित है। बी ऑप्शन दिया है समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। ये हमें ऑप्शन सही लग रहा है, बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना, ये भी गलत है, और ये भी पहला वाला भी गलत था। लास्ट ऑप्शन है अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना, रूढ़िवाद भय पैदा करना, ये भी गलत है। तो इसका हमारा सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? बी, समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। तो विविध अगर सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं तो हमें समावेशी भाषा का, हमारा विद्यालय हमारी कक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देके देखिए क्या आपका आंसर बनता है। अब मैं बताता हूं इसकी व्याख्या। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन दिया है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सफल समावेशन यानी कि वो काफी अच्छे से सीख पाए, एसिमिलेशन यानी कि क्लास में अध्यापक के साथ साथ समझ पाए सभी बच्चों के साथ, जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए अध्यापक ऐसा क्या करे कि उन बच्चों को भी समझ में आए जो दृष्टिबाधित है। तो पहला ऑप्शन दिया है अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन विद्यार्थी से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। अब बताइए दृष्टिबाधित है तो उसको हाथों का खूब इस्तेमाल करके क्या फायदा? अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करके क्या फायदा? डी ऑप्शन दिया है दिखाए जा रहे वीडियो के उपशीर्षक, वीडियो ही नहीं देख पाएगा बेचारा तो उपशीर्षक सबटाइटल्स का क्या फायदा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, सभी प्रकार की लिखित सामग्री, जो भी लिखित सामग्री है उसको मौखिक रूप से अध्यापक बताए, प्रस्तुत करे, तो यही सबसे अच्छा होगा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के अपना आंसर देके देखिए आपका क्या आंसर आता है। अब हम बात करते हैं इसकी व्याख्या पर। ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार, हिंदी में आप भले ही ना समझ पाए लेकिन इंग्लिश में हर कोई जानता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी एडीएचडी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो जो एडीएचडी का स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट्स, उनके समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए जिससे उनको भी हमारी जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनके समझ में आए काफी आसानी से और वो भी अच्छी तरह से शिक्षा को ग्रहण कर पाए। पढ़ते हैं इसका पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। बिल्कुल गलत, व्यवधानों को उनके लिए और बढ़ा देंगे तो इसमें उनका समावेशन तो और परेशानी आ जाएगी उनको। बी दिया है लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए। उनका वैसे भी एडीएचडी मतलब उनका अटेंशन काफी कम है, तभी तो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है इनका, तो वो ध्यान वैसे भी काफी कम समय के लिए लगा पाते हैं और ऊपर से आप उनको लंबे और जटिल कार्य दे रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, उनके समय प्रबंधन में यानी कि टाइम मैनेजमेंट में और संगठनात्मक यानी ऑर्गेनाइजेशन की आदतों के लिए उनके विकास करने में उनको हेल्प करनी चाहिए, जिस तरह से जिससे कि वो आसानी से समझ सकें, सीख सकें। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। अगला हम पढ़ के देखते हैं। गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। अब देखिए शिक्षण तो करना काफी अच्छी बात है, लेकिन गैर लचीली यानी कि अगर आप देखते हैं स्टूडेंट को किसी और प्रकार की नीड है और आप देख रहे हैं कि उसके बीच में जरूरी नहीं है हर बार सेम सिचुएशन हो, हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना चाहिए टीचर को स्टूडेंट के लिए, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब गैर लचीली है यानी आपने एक टाइप का शिक्षण पकड़ा और उसी शिक्षण मेथड से आप पढ़ा रहे हो, शिक्षण विधि से, तो ये गैर लचीली मानी जाएगी। जबकि होता क्या है कि आपको एक शिक्षण विधि नहीं काम करती है तो दूसरी लेनी होती है, दूसरी नहीं तो तीसरी, उस तरह से पढ़ाना होता है, वो भी लचीली विधि के साथ। तो इसका ये वाला भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा हो गया इसका सी। अब आप सबके 10 में से कितने मार्क्स आए वो आप खुद देखिए, और आज की इस वीडियो से इन 10 क्वेश्चन से आप कितना सीखे वो देखिए। और इसी के साथ हम ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन और करते रहेंगे। आपको ये बताइए सीडीपी के
या फिर उसके अलावा सारे सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन के इसी तरह से प्रीवियस ईयर की एक्सप्लेनेशन और उसके मॉक टेस्ट आपको देने हैं। तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। थैंक यू।